आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार आर्य जी से इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन पर सिलेक्शन, इस बारे में हमने चर्चा की। राजकुमार आर्य जी ने बताया कि हरियाणा की राजनीति में भी बहुत फर्क पड़ने वाला है इस इलेक्शन को लेकर। और अगर बात करें क्षेत्रीय राजनीति की, तो पलवल की जो राजनीति है वो सबसे अलग नजर आ रही है अब की बार, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा भी इस तरफ नजर आ रहा है और बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है उसकी भी मिलीजुली यहाँ पर असर देखने को मिलने वाला है। आने तो अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र में तो अब कहाँ देखते हैं बीजेपी को कि 8 सीटें मिल पाई हैं। केंद्र सरकार में बहुत बड़ा पद संभाले हुए हैं मोदी जी, उसके बावजूद मिजोरम में अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई। कांग्रेस की तो खाता भी नहीं खुला था वहां पर। क्या कहना चाहते हैं पार्टी के बारे में? देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं कि मिजोरम में जैसे राज्य है, या कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्षेत्रीय पार्टियां बढ़त बनाती हैं, क्योंकि वो वहाँ एक्टिव रहती हैं, वहाँ अपने लोगों के साथ में वो कनेक्टिविटी बनाए रखती है और वो अपने लोगों से सुख में दुख में सब में वो हमेशा बहुत ही नजदीकी से जुड़ी रहती हैं, जिस वजह से उनको ये लाभ जैसे उनको प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, तो चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही, छोटे राज्यों में ये व्यक्ति बड़े बड़े राज्यों पर फोकस रखते हैं, छोटे राज्यों तक की अपनी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी ऐसा हुआ था। वो चुनाव हार गए थे अपनी सीट से, तो लेकिन उन्होंने विधायकों का दोबारा से उपचुनाव जीता और वो वहां पर मुख्यमंत्री रहे। अब बात करें, इलेक्शन हो चुका, शपथ ग्रहण कैसे कैसे होती है। दर्शकों को बताइए कि शपथ ग्रहण का कैसे कैसे माहौल तैयार किया था और शपथ ग्रहण में क्या क्या बात होती है। शपथ ग्रहण के दौरान भगवान की शपथ दिलाना जरूरी है या किसी अपने गुरु का नाम लेना जरूरी होता है? शपथ ग्रहण के बारे में दर्शकों को बताइए, शपथ ग्रहण कैसे होती है। शपथ ग्रहण का जब कोई भी पार्टी अपने राज्य में या कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुमत प्राप्त करती है, बहुमत प्राप्त करने के साथ में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा, क्वेश्चन ये था, पहले सुनिएगा, क्वेश्चन ये था कि भगवान का नाम लेना जरूरी होता है शपथ ग्रहण में। मैं वही बता रहा हूँ कि जब पार्टी उभर के आती है तो फिर उस पार्टी के एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वो पार्टी आगे राष्ट्रपति। कुछ बुरे भी लगे होंगे, हमने कहा था बाल मुकुंद जी के बारे में बात की थी। अंत में बात करना चाहते हैं, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में से एक में ZPM की सरकार बनी है मिजोरम में, तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना में बनी है कांग्रेस की सरकार, और 3 राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इस जीत को आप हरियाणा, जो आने वाले इलेक्शन है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन भी अब होने वाले हैं, तो आप कहाँ तक उचित समझते हो कि हरियाणा में सरकार बन पाएगी? हरियाणा, गुजरात और अपने हिमाचल प्रदेश, इनमें भी इलेक्शन होने वाले हैं आने वाले समय में, तो आप कहाँ तक उचित समझते हैं? बीजेपी का जोश है अभी हरियाणा में, या फिर जीत से कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, हर राज्य का अपने अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, अपने अपने स्थानीय मुद्दों के साथ में हर राज्य चुनाव लड़ता है, हर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति अलग अलग होती हैं। कहीं पे स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लोग जुड़ जाता है, कहीं का वोटर बहुत जागरूक नहीं होता है, कहीं किसी राज्य का वोटर बहुत जागरूक होता है। तो सब राज्यों की अपनी अपनी जो मुद्दे हैं वो अलग अलग होते हैं। हाँ, इतना मानता हूँ, जैसे राजस्थान है, राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगा हुआ राज्य है। ऐसा समझे कि 100 किलोमीटर के दायरे में तीनों राज्य आपस में संपर्क में हो जाते हैं। जैसे यहाँ से हरियाणा उत्तर प्रदेश से जुड़ करके हम कोसी से कामा की तरफ जाते हैं, तो वो राजस्थान जुड़ जाता है, तो वो इलाका हमारे बहुत ही नज़दीक में आता है। तो इन राज्य से हरियाणा इधर की तरफ से भी जुड़ा, हरियाणा और राजस्थान आपस में सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें, निश्चित रूप पे पार्टियां अपने अपने हिसाब से गणित बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी अब अपने तरीके से उत्साह में है
और वो चुनाव कराने के मूड में है। तो चुनाव करा करके भी अब जनताओं की आकांक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं। बड़े राज्य हैं, उन राज्यों में भी खरे उतरे हैं और राज्यों की हमारी सरकार बनी है, तो वो ठीक उसी दृष्टिकोण से देख करके चुनाव के लिए वो हरियाणा में कभी भी चुनाव के लिए वो घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ये बात दोहराता हूँ, हर राज्य के अपने अपने मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, हर राज्य की अपनी अपनी यथास्थिति अलग अलग होती है, वहाँ के जो एजेंडे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। बड़े बड़े नेता वहां से आ चुके हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब हरियाणा के इलेक्शन पर नजर गड़ाए हुए हैं। किसानों ने सालों साल प्रदर्शन किए हैं हरियाणा की राजनीति में, किसानों साल लंबे समय से किसानों के प्रदर्शन होते रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसानों का रुख अब की बार बीजेपी की तरफ रहेगा या फिर कांग्रेस को चाहेगी अब की बार? देखिए, किसानों में अगर हम देखें तो किसानों में जैसे आंदोलन हुआ, आंदोलन का बहुत व्यापक रूप में बड़ा फर्क पड़ा, उस समय पर फर्क पड़ा। फिर सरकार ने वो जो 3 जो बिल थे वो वापस होल्ड पे कर दिए। होल्ड पे करने के साथ में किसानों से समझौता होकर किसानों आंदोलन को समाप्त कर दिया। उसके बाद में किसान अच्छी तरीके से संतुष्ट अभी नहीं है, हो चुके नहीं हो। अभी इतने नहीं हो चुके। जैसा देखते हैं ग्रामीण इलाकों में देखते हैं जा करके, तो कई बार स्थिति ऐसी होती है। भाई एक चीज देखें आप, जब गन्ने के मूल्य की बात आती है या अनाज के गेहूं के मूल्य की बात आती है और समर्थन मूल्यों की जब बात चलती है तो 10-10, 15-15 गन्ने का 14 रुपये, 12-14 रुपये रेट अभी शुगर मिल चालू हुई है तो बढ़ाया। और जब हम देखते हैं तो विधायकों का वेतन और जब इसमें वृद्धि होती है, सांसदों के वेतन में वृद्धि होती है, उनके टीएडीए में वृद्धि होती है, तो वो हजारों में लाखों में होती है। और किसान के लिए जब चुनने के लिए आता है तो किसान के लिए वो 12-14 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का इजाफा किया जाता है। किसान के साथ मैं मानता हूँ इस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, किसान रीढ़ का काम करता है। जब भी कोरोना का दौर, कोविड-19 आया, उस दौर में सारे सेक्टर फेल हो गए थे। कृषि सेक्टर एक ऐसा था जिसने देश को बहुत मजबूती प्रदान की। तो किसानों के साथ में मैं मानता हूं कि सरकार ने न्याय करना चाहिए। और किसान अगर सुखी है तो राष्ट्र सुखी है, और किसान अगर दुखी हो जाता है तो राष्ट्र भी वो दुखी हो जाता है, बहुत लंबी यात्रा नहीं कर पाता है। तो मैं मानता हूं किसानों को सरकार, मेरा निवेदन भी है सरकार से कि किसानों के लिए कोई ऐसी भव्य योजनाएं और तैयार करें जिससे लड़कियों के कॉलेज की हमारे पास में कोई विशेष सुविधा नहीं है। और हम देखें तो और कोई बहुत बड़े कोई मेडिकल कॉलेज की अभी ऐसी कोई विशेष सुविधा नहीं है। माना कि 2-4 जगह सुने भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तब काम चल जाएगा, जमीन एक्वायर हो जाएगी, तब जाकर के भी हाँ वो स्थिति है। तो लगता है पिछले 5 साल में हमारे एरिया में कुछ काम नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा आपके संबंधित है। भगवाधारियों को बीजेपी ज्यादा पसंद करती है। अगर आपको इस क्षेत्रफल में, होडल में, हतीन में, पलवल में, जहां से भी अगर आने वाले समय में आपको अगर इलेक्शन लड़ाना चाहे, बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाए, आप उम्मीदवार हो सकते हो बीजेपी में, तो आप कैसे, कौन से आपके ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप कह सकते हो कि हाँ बीजेपी के हम साथ साथ काम करने वाली पार्टी हैं और हम भी कुछ ऐसा विकास करके दिखाएंगे? क्योंकि नेता मंत्री बनते समय तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, अब वो घर घरों में नजर आएंगे कुछ समय बाद, 5 साल तक वो नजर नहीं आए। तो आपके कैसे प्रमुख कार्य होंगे जो आप चाहते हैं कि पार्टी का नाम भी और आपका नाम भी और लोग भी खुश रहें? जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में अब तक शिवराज सिंह चौहान को मामा कह के पुकारते हैं और लोग उनको अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं लंबे समय तक। तो आपके कैसे कैसे मुद्दे होंगे और कौन कैसे समस्या होगा? मैं नरेश जी, मैं तो आर्य समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मिल जाता समाज के लिए मैं काम करता हूँ, वैदिक सिद्धांतों के लिए काम करता हूँ और अपने पूरे प्रांत के लिए काम करता हूँ, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के संस्कारों के लिए काम करता हूँ। उनके संस्कार मजबूत हो, सुदृढ़ हो, हमारी संस्कृति कैसे मजबूत हो, कैसे सुदृढ़ हो। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चों के संस्कारों में बहुत फर्क पड़ गई। बच्चे क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव ऐसे हो गए आजकल, जो है ना पाश्चात्य जो संस्कृति है वो बहुत बड़ी हावी है। आज इस तरीके से हावी हो गई है, अपने बच्चे संस्कारों को भूलते हो जा रहे हैं। तो उनके लिए हम तो सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, प्रातः काल निकलते हैं, शाम तक समाज के लिए, आर्य समाज के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं। बीच में रोकना चाहता हूं इस बारे में, जो आपने जो कहा कि भी अगर पार्टी ने तो कोई आपको अवसर देती है, पार्टी मैंने वैसे किसी पार्टी को विशेष कोई कुछ नहीं कर रखा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था सन 2001 से, मैं जुड़ा हुआ था पुराने टाइम से, उनके मैंने काफी काम भी किया। लेकिन अब कुछ टाइम से मैं आर्य समाज के लिए ज्यादा काम
करता हूँ। तो अगर ऐसा कभी अवसर बनता है, ये तो ऐसा नहीं है कभी अगर भविष्य में ये तो कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा अवसर बनता है तो मेरी वही प्राथमिकताएं हैं जो प्राथमिकताएं मैं आपके साथ में मैंने पहले भी मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता मैं ये मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र में या मेरे प्रांत में या मेरे देश में सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा की। तो मैं शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ूंगा, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी मेरी प्राथमिकता साथ के साथ में, ऐसा नहीं वो दूसरे नंबर पे आती है, ऐसा नहीं, वो बराबर में आती है। वो जो मेरी दूसरी प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है चिकित्सा की, कि हमारे ग्रामीण इलाके को, हमारे ग्रामीण अंचल में हमें चिकित्सा एक नंबर की प्राप्त हो, हमें अच्छे से जो बहुत कम पैसे में और बहुत नहीं फ्री में हमें शिक्षा और चिकित्सा प्राप्त हो। अब देखते हैं किसी को छोटी सी बीमारी हो जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है और कई कई लाखों रुपए में सुलझ के आना पड़ता है, और कई कई लाख रुपए जिनके पास नहीं होते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे लिए काम करने के लिए ये है। तीसरी जो हमारी व्यवस्था है वो भी उसके साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तीसरी जो व्यवस्था है वो हमारे लिए है न्याय की, हमारे लिए है वो सुरक्षा की। तो ये जो चीजें हैं, मैं इन मुद्दों को सबसे बड़े मुद्दे मानता हूँ। कोई राष्ट्र हो चाहे कोई भी प्रांत हो, सबके लिए ये मुद्दे प्राथमिकता होने चाहिए। ना कि जातिवाद का मुद्दा होना चाहिए, ना कि आप क्षेत्रवाद का मुद्दा होना चाहिए, और ना आपके लिए और कोई ये छोटे मोटे ये परियोजनाएं चला करके आप ये पैसे बांटने का काम करते हो, ये कोई विशेष महत्व नहीं रखती। जब आप इन कामों को कर देंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का बजट अपने आप में कंट्रोल होगा, और जब व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा में नहीं लुटेगा। मैं ये देखता हूँ कि हमारे इलाके से, ग्रामीण परिवेश से प्राइवेट स्कूलों की बसें जाती हैं और प्राइवेट स्कूलों में अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं। एक एक गांव से हर महीने फीस के रूप में करोड़ों करोड़ों रुपए जाता है। ये सारा करोड़ों के करोड़ों रुपए जब किसान परिवार के साथ में निम्न परिवार के पास में जब सरकार से हमें सुविधाएं बच्चों को पढ़ाने की मिल जाएंगी तो निश्चित रूप से उनके घर में उनके बजट को वो संतुलित बनाने में वो मदद करेगा। और जब चिकित्सा के रूप में देखते हैं तो हर परिवार में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आती रहती हैं। उन बीमारियों के दृष्टिकोण से देखें, जब अस्पताल में जाते हैं तो कहीं से भी 2, 4, 10, 20, 50 हजार और लाखों में व्यक्ति लूट करके आता है। तो वो लूट जब खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो उनके बजट को बहुत मजबूत बनाने में, ग्रामीण परिवेश को बहुत मजबूत बनाने में वो आधार का काम करेगा। तो मेरी जो प्राथमिकता, मैं ये मानता हूँ कि चाहे मैं ये नहीं कहता कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो इन बिंदुओं पर कार्य करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।